जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय एक नए चैप्टर में आपका स्वागत करता हूँ। ये एनसीईआरटी सीरीज यूपीएससी, यूपीपीएससी और जो भी एग्ज़ाम है जहाँ एनसीईआरटी ज़रूरी है वहाँ आप सीधे इसको पढ़कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जियोग्राफी का क्लास 7th है, जिसका 3rd चैप्टर आज हम करने वाले हैं। इसका मतलब 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका रसास्वादन कर सकते हैं। हिस्ट्री की एनसीईआरटी पैरेलल चल रही है, आप उसका भी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यू यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हम नए तरीके से पीवाईक्यू करा रहे हैं, आप उसकी भी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारी बदलती पृथ्वी। आप इस नाम से ही जान जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण आज का चैप्टर होने वाला है। हमारी पृथ्वी बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पहले जैसे था वैसा नहीं है। लेकिन जलवायु क्या अभी बदल रहा है? क्या जलवायु अभी 2-4 साल से बदलना शुरू हुआ, 20 साल से बदलना हुआ या 100 साल से बदलना शुरू हुआ? तो इसके लिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, हमने पढ़ाया था हिस्ट्री के एनसीईआरटी में कि जलवायु का परिवर्तन जो हो रहा है वो अभी से नहीं, कई हजार साल पहले से शुरू हो चुका है। जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे तभी उसमें आया था। अब आप बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, पूरा पाषाण या मध्य पाषाण या नव पाषाण, किस पाषाण काल के पीरियड में जलवायु परिवर्तन शुरू हो चुका था? उस समय जलवायु परिवर्तन शुरू हो चुका था जब फैक्ट्रीज नहीं थी, जब हम इतना CO2 एमिशन नहीं कर रहे थे, तब भी जलवायु परिवर्तन होना शुरू हो चुका था। तो ये अभी की समस्या नहीं है, काफ़ी पहले से समस्या चली आ रही है। हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ यूपीएससी से सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट करता है क्वेश्चन, और उसका अगर हमें जवाब देना है तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेगी। चलिए, और जो नए हैं उन्हें बता दूँ, जो मैं हाईलाइट करूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही काम का होगा। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये स्थल मंडल प्लेट क्या है? हमें लगता है पृथ्वी ऐसी है, मतलब जो भी गोल है, लेकिन वो कहा जाता है कि इसके अंदर कई प्लेटें हैं, और वो प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के आसपास हैं, और वो फ्लोट कर रही हैं। जैसे बाल्टी में पानी भरो, आप उसके ऊपर एक कटोरी रख दो, वो ऐसे ऐसे बहती रहेगी। या नाव मान लो, पानी है उस पर नाव फ्लोटिंग करती रहती है। तो वही माना जाता है कि कई प्लेट हैं, एक यूरेशियन प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है, और वो प्लेट जो है पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है लिक्विड, उसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं। ठीक, इसीलिए प्लेट एक दूसरे की इधर उधर, मतलब आगे पीछे बढ़ भी रही हैं, ऐसा माना जाता है अभी तक की चीज़ों के अनुसार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जो मैंने बोला, हमेशा इधर उधर घूमती रहेंगी। जैसे नाव जो पानी में हो तो आप देखेंगे इधर उधर घूमती रहती है, बढ़ती रहती है हवा के झोंकों से या जो भी। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विस्थापित हो जाए, कुछ कुछ मिलीमीटर विस्थापित होती रहती है, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता, हमें पता नहीं चलता, हम ये महसूस नहीं कर पाते कि हम जिस प्लेट पे बैठे हैं, हम जिस ज़मीन पर हैं, वह ज़मीन आगे पीछे बढ़ रही है, क्योंकि कई वर्षों में कई मिलीमीटर आगे पीछे बढ़ती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण। जब भी आप ये क्वेश्चन करें पढ़ते हुए कि क्यों होता है, तो आप समझ जाइए वहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है। कि कथन में क्या आएगा? प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। कारण इसका क्या लिखा होगा? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि मैं जो क्वेश्चन ये बनाता हूँ ऐसे, ये आपको फ़ायदेमंद है या नहीं। मैं पीपीटी के ऊपर आके वैसा पढ़ाना शुरू कर दूँ, आप ये बताएंगे, जिससे मुझे आगे आसानी रहेगी कि मुझे क्या करना है।
पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, यानी ऐसे ऐसे घूम रहा है अंदर, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक क्रियाकलाप किया गया है कि यहाँ पानी भर दिया, इसके अंदर ये है, और ये जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये इधर उधर भागेगा। आप इसको पढ़ना, बहुत मज़ेदार है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ठीक है, अंदर वैसे भी अंदर कुछ होगा तो ऊपर तो दिक्कत होगी ही ना। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी कुछ अंतर्जनित बल, यानी पृथ्वी के अंदर कुछ हो रहा है, उसकी वजह से ऊपर हमें प्रॉब्लम हो रही है या ऊपर की ज़मीन को दिक्कत हो रही है। और एक होता है बाहर, बाहर की वजह से कोई समस्या हो रही है। तो जो आंतरिक भाग में बल लग रहे हैं या कोई भी घटनाएं हो रही हैं, तो उन्हें अंतर्जनित बल बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्स। और जो बाहर, जैसे हवा चल रही है तो हवा बाहर चल रही है, अंदर नहीं चल रही है। ठीक है, कोई मान लो बाहर से कोई पिंड, उल्का पिंड या कोई चीज़ ऐसी आती है जो पृथ्वी पर गिरती है आकर, तो वो क्या होगा, वो बाहर की चीज़ है। नदी जो है बह रही है और वो मिट्टी अपने साथ बहा रही है, तो बाहर हो रहा है, पृथ्वी के अंदर नहीं हो रहा है। और भूकंप, ज्वालामुखी जो आ रहे हैं वो अंदर आ रहे हैं, अंदर से लावा, अंदर से मैग्मा बाहर आ रहा है। भूकंप भी अंदर घटित हो रहे हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। आकस्मिक का मतलब भूकंप बता के नहीं आता, भाई भूकंप आ रहा है, वो आकस्मिक है, एकदम से। भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी की गतियाँ, तो एक अंतर्जनित बल होता है, एक बाह्यजनित बल होता है। ठीक है, अंतर्जनित और बहिर्जनित। अंतर्जनित में दो होते हैं, एक आकस्मिक जो अचानक हो रहा है, एक पटल विरूपण, यानी धीरे धीरे हो रहा है, हमें पता लग रहा है। जैसे हिमालय अभी भी बन रहा है, हिमालय अभी भी बनना चल रहा है उसका, तो हमें पता है हिमालय एक दिन में नहीं बन गया, कई वर्ष लगे। तो ये पटल विरूपण बल, यानी बन ही रहा है, कई वर्षों से बन रहा है। तो पर्वत निर्माणकारी बल जो है, पटल विरूपण बल, वह अचानक वाला नहीं है कि सडनली आया और पर्वत बन गया, वो चल रही है प्रक्रिया। आकस्मिक बल में तीन आते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूकंप का मतलब क्या है, अभी मैं बैठा हूँ नेपाल के पास में है, तो कभी कभी भूकंप आ जाता है, क्योंकि हिमालय में भूकंप आते रहते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा। और आप इस क्षेत्र से हैं तो महसूस करते होंगे कि अचानक भूकंप आया, 2 सेकंड के लिए पंखा हिला और सब बाहर निकल आए, भाई भूकंप आया था, भूकंप आया था। तो वो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए आता है। ज्वालामुखी भी, आप इंडोनेशिया, हवाइन द्वीप, ये फेमस है, मतलब आते ही रहता है यहाँ। तो ज्वालामुखी भी एकदम से निकला लावा और ख़त्म हो गया। ऐसे भूस्खलन, भूस्खलन आपने सुना भी होगा, इधर हिमालय क्षेत्र में जब उत्तराखंड या सिक्किम की तरफ जाओ तो भूस्खलन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो मलबा एकदम नीचे आ गया और ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं कि मलबा आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, पहले से पता है कि यहाँ से मलबा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भूस्खलन एकदम होता है, एकदम से ऊपर का हिस्सा नीचे गिरा कर और समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब आते हैं बहिर्जनित बल पे। बहिर्जनित बल का मतलब है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन निक्षेपण क्या होता है, जैसे नदी है, पानी बह रहा है, तो आपने देखा होगा मिट्टी जो होती है वो कटान होके पानी के साथ, नदी के साथ बह जाती है, और यही मिट्टी बाद में आकर डेल्टा बनाती है। यहाँ पे समुद्र के पास में वो मिट्टी और वो सब चीज़ें जो बहा रही है, वह सब वहाँ पे निक्षेपित कर देती है, आकर वहाँ पे इकट्ठा कर देती है आकर, तभी डेल्टा बन जाता है। पवन भी आपने देखा होगा, कूड़ा करकट उड़ा रहा है, कई बार जो दीवाल उवाल है उसको भी धीरे 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 हवा के चक्कर में वो घिसती जाती है। समुद्री तरंगे भी बाहर ही हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे हिमनद का मतलब, मतलब बर्फ़ के जो हिमनद हैं, जो बर्फ़ की नदियां हैं कह सकते हैं ऊपर, वह भी समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं।
स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती है? तो स्थल मंडलीय हमने पढ़ा था, स्थल का मतलब ऊपर वाला भाग पृथ्वी का। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। जैसे हम यूरेशिया की बात करें, यूरेशिया एक बड़ी प्लेट है, प्रशांत महासागर एक बड़ी प्लेट है। लेकिन वहीं पर अगर हम अरेबियन प्लेट की बात करें, अगर हम फिलीपींस प्लेट की बात करें, तो ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब आते हैं ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी भी कई तरीके के हैं, ये हम 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, वहाँ विस्तार से दिया गया है। ठीक है, ये मान लो अंदर ये मेंटल है, मेंटल का मतलब जहाँ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड एरिया है। ये पर्पटी है जहाँ ऊपर के पार्ट है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये लाइन है जहाँ हमें मिट्टी दिखाई देती है, यहाँ हमारे पैर होते हैं, यहाँ पे हम खड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ ज्वालामुखी का क्षेत्र है, जैसे मैंने बोला इंडोनेशिया, हवाईयन द्वीप, ये तो मतलब फेमस ही है, आता ही रहता है। तो आप यहाँ पे ये बताओ, इंडिया में ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ ज्वालामुखी आए थे लास्ट बार, कब आए थे? हम ऊपर पढ़ के आए हैं 6th क्लास में। तो यहाँ से मैग्मा निकलता है, यहाँ से चीज़ें ऊपर जाती हैं प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, और यहाँ से ये बाहर ऐसे ऐसे गिरता है। ठीक है, इसके गिरने, इस लिक्विड के मैग्मा में लिक्विड कितना है, बेसाल्टिक है कि पतला है, गाढ़ा है, इन सब के आधार पर भी ज्वालामुखी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अभी आप ज्वालामुखी कैसा होता है ये देख लो। आप यहाँ पर एक चीज़ इमेजिन करेंगे कि मेंटल से चीज़ें आ रही हैं, मेंटल से चीज़ें आ रही हैं, पर्पटी से चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि ज्वालामुखी का जो पदार्थ नीचे से आता है वह किस क्षेत्र से आता है, तो मेंटल से आता है। ठीक है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अंदर प्लेटें इधर उधर जा रही हैं, जैसे आप तख्त पर लेटे हो, तख्त कोई इधर उधर कर रहा हो तो आप भी इधर उधर मूव करेंगे, वैसे यहाँ है। अगर प्लेट इधर उधर जा रही तो प्लेट के ऊपर हम लोग खड़े हैं तो हम लोगों को भी कंपन महसूस होगा। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ये भी 11th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत विस्तार से है। फिर वहाँ पी, एस और एल तरंगे भी हम पढ़ेंगे, इन पे क्वेश्चन PYQ आ चुका है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र का मतलब क्या है, यहाँ पे समझा दें आपको। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप शुरू हुआ, तो इसको बोलेंगे उद्गम केंद्र। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, लोगों के मकान बने हैं, इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र दोनों समझिएगा। उद्गम केंद्र वो है जहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है, जहाँ से स्टार्टिंग है। लेकिन अधिकेंद्र वो है जहाँ से उसका नियरेस्ट पृथ्वी के ऊपर वाला पार्ट है, तो ये अधिकेंद्र होगा, ये वाला उद्गम केंद्र होगा। समझ में आ गया आपको? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अंदर जहाँ पर भी समस्या शुरू हो रही है उसे बोलेंगे उद्गम केंद्र, वहाँ उद्गम हो रहा है उसका, लेकिन उसके नियरेस्ट पॉइंट जो अर्थ पे होगा, जहाँ पे लोगों के मकान बने होंगे, वो होगा अधिकेंद्र। तो ये होगा अपना अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र के आसपास जो लोग ज़्यादा पास में होंगे उन्हें ज़्यादा समस्या होगी, और ज़्यादा दूर होंगे उन्हें कम समस्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, जो मैंने बोला PSL। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो सिंपल, यहाँ पे जहाँ पे ये सबसे पहले आएगा वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हानि होगी ही होगी।
फिर बाद में ये कम होता जाता है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, तो इसके पास में जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ये धीरे धीरे बाद को एरिया बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहीं पे दिखाया गया है। ये अंदर का पार्ट है अर्थ के, इसे बोलेंगे उद्गम केंद्र। और इसके ऊपर जहाँ पे मकान बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे अधिकेंद्र बोलेंगे इसे, ठीक है। और इसकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे भूकंप की तरंगे थोड़ा कम तीव्रता वाली होती रहेंगी। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। एल तरंगों को धरातलीय तरंगे बोलते हैं। पी तरंगे सब में चलती हैं, एस तरंगे केवल सॉलिड में चलती हैं। तो ये सब चीज़ें हम 11th क्लास में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। गुजरात में भूकंप आया था भुज में, ठीक है, 26 जनवरी 2001 को। बहुत खतरनाक भूकंप था। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, पहला तो ये लाइन आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। पहले से तैयार कैसे होंगे अगर संभव नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में, अगर हम इस वर्ल्ड को मान लें, पूरे वर्ल्ड में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप आने की तीव्रता हमेशा बनी रहती है, मतलब भूकंप आने ही हैं, ये क्लियर हो चुका है। और ये वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगा लिया इतने वर्षों में, इतना एक्सपीरियंस करके कि हाँ यहाँ तो भूकंप आते रहते हैं। जैसे ज्वालामुखी, वोल्केनोज, उन्हें पता है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ, कुछ क्षेत्र जहाँ वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी फूटते ही रहते हैं, ज्वालामुखी होते ही रहता है ये सब घटनाएं, ठीक। तो उसकी वजह से ये मान लिया जाता है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा चीज़ें ऑब्जर्व करके रखनी चाहिए। बाकी आप कहीं नहीं बता सकते कि कहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से समस्याएं हो रही हैं। पृथ्वी कुछ भी हो सकता है, पृथ्वी के अंदर थोड़ा भी इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अंदर सब मामला क्या है कैसा है कुछ अभी डायरेक्टली पता नहीं है। हम लोग बस कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके, कुछ एक्सपीरियंस करके और कुछ थोड़ा बहुत लैब या इनडायरेक्टली थोड़ा सा सोचने की क्षमता विकसित कर पाए हैं। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हम सटीक कह पाए कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हम पिछली क्लासेस में पढ़े थे कि अभी हम अंदर बहुत कम जा पाए हैं, 1% भी अंदर नहीं जा पाए। हम बाहर भले ही मार्स पे चले गए हों, लेकिन अंदर पृथ्वी के बहुत कम जानकारी अभी तक प्राप्त हो पाई है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके। यानी कुछ जानवरों को संकेत पहले से पता चल जाते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है अंदर, लेकिन जानवर बता नहीं पाएंगे। और वो भी ये नहीं कि 2 घंटे पहले जान जाते हैं, थोड़ा रेयर। जैसे हम लोगों को थोड़ा जो कहते हैं ना, सुनाई नहीं देता ज़्यादा जितना जानवरों को सुनाई दे सकता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको बहुत दूर तक का सुनाई देता है, बहुत धीरे भी कोई आवाज़ हो तो उन्हें सुनाई पड़ती है। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका कंपन बहुत जल्दी सुनाई पड़ जाता है, कंपन महसूस कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से कुछ जानवर हैं जिनके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। उन्हें पहले पता चल जाता है कि अंदर कुछ कंपन हो रहा है, लेकिन वो इतना पहले नहीं पता चल जाता कि वो बता पाएँ सबको। तालाब में मछलियों का उत्तेजना, अब यही है कि जहाँ पे ये एरिया बना रखे हैं कि हाँ यहाँ भूकंप आता है, वहाँ पे मछलियों को ऑब्जर्व करते रहते होंगे। मछलियों में कोई दिक्कत हो लगती होगी कि हाँ मछलियाँ कुछ संकेत दे रही हैं, तो पता चल जाता होगा कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है। लेकिन वो इतने कम समय में आता है ना, इतने सेकंड में, मिनट में, कि आप पता भी चल जाए कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है। जब तक आप किसी को फ़ोन भी करेंगे तब तो हो सकता है भूकंप आके और विनाश करके चला जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता भी चल जाए कि हाँ भूकंप शुरू हो चुका है अंदर से, तो जब तक भूकंप आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप फ़ोन ही कर पाओगे कि भैया बाहर निकलो, इतनी देर में पता चलेगा हो गया काम, ठीक है। तभी कहा जाता है कि प्रकृति, नेचर से हम कभी लड़ नहीं सकते। नेचर अपने ऊपर आ जाए तो आपकी सारी व्यवस्थाएं, सारी सैटेलाइट, सारा विज्ञान, सारा पैसा, सब कुछ धरा रह जाएगा। अगर अपने ऊपर
नेचर प्रकृति आ जाए तो। सांपों का धरातल पर आना ये भी दिखाता है, क्योंकि वो अंदर होते हैं, उन्हें कंपन महसूस होता है तो वो बाहर आ जाते हैं, उन्हें लगता है अंदर कुछ समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। लेकिन वही है ना, सेकंडों का काम है, मिनटों का काम है, उतनी देर में आप क्या ही कर लेंगे। भूकंप का मापन दो चीज़ों से किया जाता है, उसके नाम अभी हम पढ़ेंगे। भूकंप लेखी कहते हैं जिनसे मापन किया जाता है। एक है रिक्टर स्केल, इस पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोनों अलग अलग है, आप ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब ऐसे भूकंप तो आते ही रहते हैं, हर समय आते रहते हैं, हमें महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर तो मामला चल ही रहा है ना, तो थोड़ी बहुत कंपन तो होते रहते हैं, जिससे हम हैबिचुअल हो चुके हैं। वो हमें समझ में नहीं आता कि हाँ कुछ हो रहा है। जब थोड़ा तेज आता है तब हमें समझ में आता है कुछ हो रहा है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 होती है उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। और तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। यानी 7 से ज़्यादा है तब तो समझ लो कुछ बचेगा ही नहीं। समझ में आया आपको? तो इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। तो अभी तो रिक्टर स्केल याद रखो। रिक्टर स्केल किस लिए काम आती है? भूकंप की तीव्रता मापने में। तीव्रता। क्रियाकलाप कुछ करके देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए और करके देखिएगा। ये भुज में आया था भूकंप, देखिए 6.9 की तीव्रता वाला, यानी बहुत विनाश हुआ होगा। देखो ना, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम से कम 971 छात्रों 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। मतलब गजब, कितना खतरनाक था, कितना खतरनाक। ऐसे ही अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसमें इतने लोग की मृत्यु हो गई है, गुजरात में हुआ वो। मतलब गुजरात भी अपने आप में एक नए नए कीर्तिमान गढ़ जाते हैं। सबसे खतरनाक भूकंप भी आया था और सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश में जो 242 अभी 241 जो भी संख्या बताई जा रही है, बहुत गलत हुआ। मतलब झकझोर देने वाली चीज़ें। और भूकंप आया था तब सोचिए 971 छात्र 31 शिक्षक स्कूल में। फिर क्या हुआ और क्या क्या हुआ आप देखिए। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने का कारण और हालत चिंताजनक हुई। तो समस्या ये होती है कि घटना घटित होती है उसकी वजह से होता ही है, उसकी वजह से और भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कभी कभार भगदड़ जो होता है, अगर कोई दिक्कत हुई तो उसकी वजह से तो लोग मरते ही हैं। वहाँ पैनिक सिचुएशन की वजह से लोग भागने लगते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं, और ज़्यादा डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि पैनिक हो जाते हैं लोग भागने लगते हैं। और देखते हैं फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन संचालन सभी अवरोधित हो गए। अब बताओ, कॉल भी नहीं लगता होगा तब और आदमी पैनिक नहीं होता कि भाई क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हमारे जो लोग वहाँ हैं वो सुरक्षित होंगे कि नहीं। तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। शहर में आग, चारकोल एवं गिट्टियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। यानी पूरा पृथ्वी हिल जाती है ना, धरती हिल जाती है। तो जो भी चीज़ें गिरी, अब कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। इतना ज़्यादा था कि आपातकाल घोषणा करना पड़ा। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी, क्योंकि आप देखिए ना कितना खतरनाक मामला था। तो तभी कहा जाता है भाई सब कुछ कर लो, खूब कूद लो, खूब उछल लो, खूब जो तुम सब ताकतवर हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, खूब पैसे वाले हो, लेकिन जिस दिन प्रकृति ने हिसाब किया उस दिन आपका पैसा, आपका पावर, आपकी नेता नगरी, आपके सब कुछ धरा रह जाएगा। तभी कहा जाता है भाई कितना भी कुछ कर लो लेकिन प्रकृति से थोड़ा बच के रहो। चाहे वो कोरोना जैसे हालात हो उसमें दिखा दिया उसने, भूकंप आया उसमें दिखा दिया उसने, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें दिखा देता है। तो कई बार पता चलता है कि आपके हाथ में नहीं है भाई, जितना समय उतना जी लो अच्छे से। और ये पैसा पैदा करना और ये सब प्रकृति के आगे आपका पैसा, आपका रुपया, आपका बदला कुछ नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएगा। भूकंप से बचाव की तैयारी। आप लोग भी भूकंप से बचाव की तैयारी बताते रहा करें लोगों को कि भाई अगर ऐसा हो जाए कभी तो ऐसा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। आप जितना माइंड शांत रहकर चीज़ें सॉल्व कर सकते हो उतना बढ़िया है।
सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में खड़े हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनसे दूर रहें, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से, टूट सकने वाली खिड़कियों से, दर्पण से, तस्वीर से पहले से तैयार रहें। दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना का विश्वास। तो यही सब चीज़ें हैं। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, कभी ग्लेशियर फट जाता है, कभी झील फट जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब तो इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने वाली अवस्था चल रही है। अब आते हैं मुख्य स्थलाकृति। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। जलप्रपात का मतलब क्या है? मान लो बहुत बड़ा पर्वत है, उसके ऊपर से पानी नीचे की ओर गिर रहा है, तो वो जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ये आपको याद रखना चाहिए। अन्य जलप्रपात में उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात। एक तरफ कंट्री दे देगा, दूसरी तरफ जलप्रपात की नाम दे देगा, तो आपको ये पता होने चाहिए। अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। जाम्बेजी नदी भी वहाँ पर एक है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो अपक्षय अपर्दन ये दोनों क्या हैं अभी पढ़ेंगे, और 11th में और ज़्यादा विस्तार से इनके बारे में दिया गया है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय क्या है? जब सैल टूटती हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत पत्थर में से चीज़ें टूटती हैं, बड़े बड़े जो शैल खनिज अभी ऊपर पड़ के आए भी थे शैल, जब वो टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसे अपक्षय कहते हैं। तो टूटने से याद रखो, बड़े बड़े पत्थर जब छोटी छोटी चीज़ों में टूटते हैं तो उसे अपक्षय कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन का मतलब है ये बहकर, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, अपक्षय हो गया। अपर्दन का मतलब बहकर, हवा के द्वारा बह जाए, नदी के द्वारा बह जाए, ये स्थानांतरित हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ओर स्थानांतरित होना अपर्दन कहलाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना अपर्दन। वायु से अपर्दन हो सकता है, वायु गंगा नदी अपने साथ बहा ले गई, हवा अपने साथ बह ले गई, आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित हो जाता है। अब ये जहाँ पर पहुँचेंगे, जो मैंने बताया था ऊपर डेल्टा, ये मिट्टी जहाँ पर पहुँच के जमा हो जाएगी तो इसे बोलेंगे निक्षेपित होना। तो आप एक तरफ से समझिए, अपक्षय का मतलब क्या है? सैलों का, पत्थरों का टूट जाना छोटे छोटे टुकड़ों में, वो क्या है? अपक्षय। अपर्दन क्या है? जल, पवन, इन दोनों के द्वारा जो स्थानांतरित होती हैं चीज़ें एक जगह से दूसरे स्थान पर, वो अपर्दन है। तो जहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा होने को निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपित हो गए। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आपको पता होने चाहिए, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपित। PYQ में क्वेश्चन आ चुके हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो अपर्दन बहा कर लाता है और निक्षेपित होता है, तो नई नई आकृतियां बनती हैं, जैसे डेल्टा इसका एक उदाहरण है ही। अब नदी के कार्य पढ़ लेते हैं। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, क्योंकि नदी पानी है जो है कटान जिसे कहते हैं, वो अपर्दन नहीं है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, इसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बार बार गिरेगा तो यहाँ पर की मिट्टी कटती रहेगी। ठीक है, अब ये जो दिया गया है इसको कई पार्ट्स में बांटते हैं। कठोर सैल है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृत सैल हैं, ये सब
हालांकि इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ऐसे 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 बहती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे यही है, यहाँ से बह रही है, अब यहाँ से अगर कट जाए तो ये ऐसे बहने लगेगी, तो यही जो बच जाएगा ऐसा पार्ट वो विसर्प हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया भी है, ये विसर्प है, ठीक है। और यही अलग अगर अलग हो जाए, यहाँ पे अब देखो इसका कांटेक्ट छूट गया तो उसे चाप झील बोलेंगे। अगर कांटेक्ट टूट जाए तो उसे चाप झील बोलेंगे। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिर निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, जैसे ये है। इसे चाप झील भी कहते हैं। तो विसर्प और चाप झील आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। मान लो इतना था लेकिन ये बाहर बहने लगी, इसका भी कटान इधर हो गया। आप बाढ़ जिसे कहते हैं, बाढ़ तभी आती है जब पानी अपनी जो रास्ता है उससे इधर उधर भागने लगता है, तो उसे बाढ़ कहते हैं। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। भाई बाढ़ के कारण नदी के तटों को निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। अब यहाँ की तो चीज़ें कट गई, चली गई, लेकिन पीछे से जो आ रही हैं पानी लेकर, जो कह सकते हैं कि मिट्टी आ रही है, जो गाद आ रही है, जो खनिज आ रहे हैं, वह सब यहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है जहाँ बाढ़ वाला मैदान होता है वो बहुत ज़्यादा उर्वरा भूमि भी रखता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। उपजाऊ क्यों? क्योंकि ऊपर से खनिज वगैरह वाली मिट्टी आ रही है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तटबंध भाई यहाँ पे इधर उधर थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया होता है। आप नहर वगैरह देखे होंगे तो बीच में थोड़ा गहराई होती है, इधर उधर फिर ऊंचाई होती है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे गंगा नदी जाती है तो वो 2 पार्ट में विभाजित होती है, एक हुगली और एक गंगा जो चली जाती है अब बांग्लादेश में। तो आप देखेंगे ये मुख्य नदी इधर से आ रही, ये कई पार्ट में डिवाइड हो गई, और ये जो बीच बीच में हैं ये कहेंगे इसे डेल्टा बन गया, ठीक है। जिनको वितरिका कहते हैं। वितरिका का मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी। ये नदी आ रही है, इसमें कई नदियाँ मिलती हैं आकर, इन्हें बोलते हैं नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ। लेकिन ये आगे जाकर समुद्र में कई पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, तो इन्हें बोलते हैं वितरिकाएँ। वितरिकाएँ पर भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, यानी ये सब मलबा यहाँ इकट्ठा करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तभी पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि इधर वाली जो नदियाँ हैं भारत की, वह सब डेल्टा बनाती हैं, जबकि इधर वाली ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था, आपने नहीं देखा तो आप अवश्य देखिए जाकर, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं और आपको जानते होंगे जियोग्राफी और हिस्ट्री सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढो जो डेल्टा का निर्माण करती है। हमने तो अपने यहाँ बता दिया कई, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा हमारे यहाँ सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है। समुद्री तरंग के कारण, अब हम समुद्र की तरफ चलते हैं क्योंकि अभी नदियाँ पढ़ रहे थे। ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो ये पूरा दीवार थी एक, ठीक है, पूरी दीवार थी समुद्र में, कोई पर्वत टाइप था, ये यहाँ से कटने लगा। यहाँ से क्या होने लगा? कटने लगा, ठीक है। मान लो ये था पूरा, यहाँ पे क्या हुआ? कटने लगा, तो ये बन जाएगी समुद्री गुफा, ठीक है। फिर क्या हुआ? यहाँ से ऐसा कटा कि ये इस शेप का हो गया, ऐसा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? तटीय मेहराब। और फिर क्या हुआ? ये पूरा पार्ट यहाँ से कट हो गया, यहाँ कट हो गया तो केवल ये बचा, ऐसे खड़ा होगा तो उसे बोलेंगे स्टेक, जैसे ये पीछे दिख रहा है आपको, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस याद होने चाहिए तो बेहतर रहेगा। समुद्री तरंग के अपरदन निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, जैसे ये बना रहे हैं,
समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। ये जो टकराती रहती हैं, पहले ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, फिर ये पूरा दीवार गायब ही हो गई, बह गई, केवल ये बचेगा। इससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर बिल्कुल होल हो जाएगा, ठीक है, केवल ऊपर बचेगा ये पार्ट। तो ये तटीय मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, यानी पूरा ये पार्ट टूट गया और केवल ये डंडा टाइप का बचा, उसे स्टैक बोलेंगे, ठीक है। जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। तरंगों किनारे अवसाद समुद्र पुलिन का निर्माण करती है। ये सब भी चीज़ें 11th में और विस्तार से हैं। तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये धीरे धीरे आपको उस अवस्था में पहुंचा रहे हैं जिस अवस्था में आप 11th एनसीईआरटी को रीड कर पाएँ, समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप उस अवस्था में पहुँचे कि 11th में जो इतना कॉन्सेप्ट भरा है। लोग कह देते हैं सीधे 11th की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 11th की एनसीईआरटी आप खोल कर देखना, आपको बहुत कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये सब क्या है, क्योंकि आपने ये वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। अब 6, 7, 8, 9, 10th आप कर लोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर 11th में जाओगे आप तो इन्हीं का थोड़ा एक्सप्लेन करी हुई चीज़ें हैं। तभी हम जब गणित के विद्यार्थी होंगे, आप जानते होंगे 6, 7, 8 में पहले जोड़ घटाना, फिर गुणा भाग, फिर भिन्न, फिर रेशनल नंबर, रियल नंबर, फिर a+b का होल स्क्वायर, फिर अगले क्लास में आता है a+b का होल क्यूब। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे, और वही यहाँ भी एनसीईआरटी में है। अगर आपको लगता है 11th क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ करोगे और आपका काम हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी हम तो सभी एनसीईआरटी कराएंगे ही और अगले महीने तक सब ख़त्म भी हो जाएंगी। अभी स्पीड बढ़ने वाली है, 2nd गियर में हम पहुंचने वाले हैं, अभी पहला गियर ही चल रहा था। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद ये बस नदी में क्या है, पानी बह रहा है, हिमनद में क्या है, बर्फ बह रही है। आपको दिख रहा होगा बर्फ बह रही है, बस इतनी काम है हिमनद में। नद मतलब नदी, हिम मतलब बर्फ, बर्फ की नदी। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी पत्थरों को अपरदित करती रहती है। ये भी कटाव करती रहती है। गोलासमी मिट्टी पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। गहरे गर्त का मतलब वही जो गड्ढा टाइप हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जो छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। तो जो हिमनद लाता है, मिट्टी और निक्षेपित करता है, उसे हिमोड बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखो आप बस। अब आते हैं पवन। पवन क्या करती है? जैसे राजस्थान में आप देखोगे तो पवन चलती रहती है, बहुत धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। अभी वहाँ के लोग, आप राजस्थान का जो पहनावा है वो भी आप देखोगे तो बहुत पूरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हर समय धूल चलती रहती है, तो उन्हें पूरा शरीर ढक कर रखना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। वो उनका फैशन नहीं है, वो उनका जियोग्राफिकल कह सकते हैं, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, जियोग्राफी की वजह से। तभी आप देखोगे जहाँ जो जैसा है, भौगोलिक विशेषताएं, उसी के हिसाब से लोग पहनावा और खाना होता है। जैसे आप ब्रिटिश और यूरोपियन, अमेरिकन देखोगे तो कोट चल रहा है वहाँ कोट हर व्यक्ति पहनता है। क्यों? क्योंकि वह क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ सर्दी होती ही रहती है। अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग, मतलब ऐसा चल रहा है कि गर्मी में भी कोट ही पहनना है। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ कंपलसरी है वो ड्रेस कोड है, कोट। अरे भाई, गर्मी में कोट कौन सा ड्रेस होता है? लेकिन नहीं, वो वेस्टर्न कल्चर है और हम तो बहुत समझदार हैं, हमें समझ में नहीं आता कि भाई वो लोग कोट क्यों पहनते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी पड़ती है। जो अरब प्रायद्वीप के लोग हैं वो अपना पूरा ऊपर से नीचे तक कपड़े क्यों पहनते हैं? आप लोग देखोगे उनके बाल में भी वो कपड़ा बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूल भरी आंधी चलती रहती है। वो उनका जियोग्राफी ऐसी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। तो जियोग्राफी की वजह से ड्रेस कोड होता है ऐसा।
हमारे यहाँ क्या है कि नहीं भाई कोट पैंट पहनेंगे, क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर है, उसमें थोड़ा कूल लगेंगे। गर्मी में पसीना निकल रहा है वो अलग बात है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ की जियोग्राफिकल विशेषताएं ऐसी हैं। यूरोपियन में जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे वो लोग थोड़ा सा चाय भी पीते थे, और अब थोड़ा बियर विस्की वो भी लोग पीते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सर्दी का मौसम होता है तो थोड़ा चाय की तरह का ही पीते हैं, कि चाय जैसे हम लोग पीते हैं वैसे वो लोग थोड़ा ठंडक महसूस हो। लेकिन हम लोग तो समझदार हैं, हम लोगों को लगता है नहीं वो तो जलवा है उनका, हम भी पियेंगे, हम लोग गर्मी में पिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोग दूसरों को देख के नकल करते हैं, लेकिन ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि भाई ऐसा क्यों वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्यों कोट पैंट पहनते हैं? क्योंकि उनके यहाँ सर्दी का मौसम रहता है तो उन्हें कोट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के यहाँ जैसा मौसम है हम उसके हिसाब से कपड़े पहने, ना कि कोट पैंट गर्मी में भी पहनना शुरू कर दें। कई बार दिक्कतें होती हैं। चलिए, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने के प्रयास कीजिए। ये जो बने हैं ये बालू टिब्बे हैं, ठीक है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवन ही वहाँ अपर्दन भी करते हैं, यानी यहाँ से लेकर आई चीज़ यहाँ पे डाल दी। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन जो सैल होता है उसके ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे के भाग को ज़्यादा आसानी से काटती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण शीर्ष विस्तृत होते हैं, यानी नीचे छोटा है ऊपर बड़ा होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन बहाव रुकता है यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ये जो ऊंचा ऊंचा उठा हुआ देख सकते हैं आप, बालू टिब्बा कहते हैं। बालू कण महीन हल्के होते हैं, वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएज बोलते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छत्रक सैल, बालू टिब्बा, लोएस। हालांकि 11th एनसीईआरटी में बहुत विस्तार से है। चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। कहाँ पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। स्टेटमेंट आ सकता है। यथा क्लास आप ये क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिएगा। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? हिमनद का निक्षेपण विशेषता है। पृथ्वी की आत्मगतियाँ के कारण कौन सी घटना होती है? छत्रक सैलें पाई जाती हैं, चाप झील यहाँ पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी करने का प्रयास करिए, क्योंकि चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं। तो ये भरने का भी प्रयास करिए, तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत होगा। तो ये था क्लास, कैसा लगा आपको? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक शेयर कर ही दिया होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन ही कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 वायु, बहुत महत्वपूर्ण ये भी चैप्टर होने वाला है। इसके बाद जल, वो भी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब सारे ही क्लास कह सकते हैं इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि 6th क्लास में थोड़ा सा ईजी था। बाकी अब ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ज़रूरी है। चलिए, आपने उम्मीद करता हूँ अच्छे से देखा होगा और सब कुछ नोट किया होगा। जय हिंद, जय भारत।